लड़की बोल लड़की। ठीक। हाँ, तो लास्ट हमने देखा था पॉइंटर्स देखा था, उसमें हमने बेसिक पॉइंटर्स देखा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा था उसके अंदर। बेसिकली हमने पॉइंटर देखा था, पॉइंटर कैसे बनता है। जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं कोई भी इंटीजर, लेट सपोज आई, हम क्या करते हैं उसमें एक एस्ट्रिक लगा देते हैं, स्टार। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके एक पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है। और ये किस टाइप की वैल्यू होल्ड करता है, ये एड्रेस टाइप की वैल्यूज़ को होल्ड करता है। इतना हमें पता है, ठीक है। एड्रेस अगर किसी का निकालना है, जैसे हम स्कैन एफ में एंड लगा के यूज़ करते थे, अगर किसी का एड्रेस, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस हमें चाहिए, तो हम क्या करते थे, एंड और उसका वेरिएबल नेम। इससे हमें एड्रेस मिल गया उसका पर्टिकुलर वेरिएबल का। उसके बाद हम जो भी पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस वैल्यू को स्टोर करता है, वैल्यू को नहीं, एड्रेस वैल्यू की एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसकी जो एड्रेस है उसको स्टोर कर लिया। अब आई की वैल्यू हमें चाहिए तो हम डायरेक्टली आई को प्रिंट करा सकते हैं। अगर हमें एड्रेस चाहिए तो या तो डायरेक्टली हम एंड आई यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम PTR जो हमने पॉइंटर बनाया है हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये नॉर्मल पॉइंटर देखा था। मेमोरी लोकेशन का भी देख लिया था कि भाई मेमोरी किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से कोई वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं उसके अंदर वैल्यू सेट होती है, वो हमने प्रोसेस समझ लिया था। अब हम देखते हैं थोड़ा सा पॉइंटर्स और एरे का कॉम्बिनेशन, ठीक है। पॉइंटर्स और एरे का कॉम्बिनेशन। लेट सपोज मैंने कोई एक वेरिएबल बनाया इंट डेटा, और इसके अंदर हमने गेट बिड़ दो भाई, ठीक है। अब मैंने एक एरे बनाया डेटा नाम से, और इसके अंदर मैंने क्या करा, स्टोर बोल दिया मैंने कि भाई 4 वैल्यूज़ को स्टोर करनी है, ठीक है। 4 वैल्यूज़ को इसमें स्टोर करनी है। लेट सपोज मैंने दिया इसके अंदर 10, 20, 30 एंड 40, ठीक है। अब हम वैल्यू को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करते हैं, सिंपल फॉर लूप लगाया है ना, फॉर लूप लगाया, एक एक एलिमेंट को हम उसमें एक्सेस कर लेंगे। लेट सपोज इंट आई इनिशियलाइज करा फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 से आई शुड बी लेस देन 4, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर हमने प्रिंट एफ कर दिया। प्रिंट एफ सिंपल है, ये तो हमने करा हुआ पहले भी है ना, %d, और इसके अंदर हमने क्या करा, डेटा, और ये आई ले लिया। आई क्या है, एक डायनेमिक वैल्यू है, हर लूप में इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो पहले हमें 0 मिलेगा, डेटा 0 क्या हो गया हमारा 10, 1 हो गया हमारा 20, ऐसे ही एंड सो ऑन। चला के देखते हैं, देखो इसमें /n और लगा देते हैं, रन कराया, 10, 20, 30, 40, ये तो हमें पता है, हमें सिंपल ये तो हमें पता है। अब बताओ इसमें एक चीज़ बताओ, अगर मेरे को इसकी एड्रेस वैल्यू को पिक करना है इसमें से, तो मैं क्या चेंज करूँगा इसके अंदर मेरे को एड्रेस वैल्यू पिक करनी है तो मैं क्या इसके अंदर चेंज करूँगा। प्रीवियस एग्जाम्पल अगर याद करें तो इसके अंदर क्या हो रहा था, एक तो जो वैल्यू है, जो एड्रेस होता है आपका, एंड से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें अगर वेरिएबल जो भी है उसके आगे आपने एंड लगा दिया, अब ये लोकेशन एक वैल्यू को पॉइंट कर रहा है ना, डेटा ऑफ आई, मतलब डेटा ऑफ 0 या डेटा ऑफ 1, ये एक पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। और अगर हमें इसको वैल्यू को प्रिंट कराना है तो हमें इसको p के साथ यूज़ करना पड़ता है। d आपका डेसिमल डेटा के लिए होता है, p आपका ये पॉइंटर वैल्यू के लिए होता है, एड्रेस के लिए। रन करा, अब देखो वैल्यू एड्रेस इसने सबकी दे दी है। हेक्साडेसिमल वैल्यू 0x लगा हुआ है, हेक्साडेसिमल होता है, बाइनरी होता है वैसे हेक्साडेसिमल होता है 0x, और इसने अलग अलग लोकेशन सबकी दे दी। इस तरह से हम एरे के साथ हम इस पॉइंटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज कि भाई अब ये तो हो गई हमारी वैल्यू कहाँ एड्रेस पे स्टोर है। लेट सपोज 1 मिनट लिख देता हूँ इसके आगे, एड्रेस ऑफ ए वैल्यू, ठीक है। अब लेट सपोज आई नीड टू फाइंड कि भाई हाउ मच साइज दिस पर्टिकुलर लोकेशन हैव, ठीक है। अब हमें पता है जो इंटीजर वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू नॉर्मली 4 बाइट्स के लोकेशन को लेके चलता है, 4 बाइट की लोकेशन को लेके चलता है। अब इसकी हम लोकेशन की साइज देखते हैं, इस लोकेशन को कितना साइज मिला हुआ है, ठीक है। लेट सपोज ये जो एक वेरिएबल बनाया, एक मिनट पापा आना अभी आ सर्कल बनाया है। हाँ, लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया
माई वेर डेटा, ठीक है। मैंने वो सिंपल एक इंटीजर Data. वेरिएबल बना दिया, इसका नाम Data. चेंज कर देते हैं, और इसको मैंने प्रिंट कराया, ठीक है। इसकी लोकेशन को मैंने प्रिंट कराया, इसके साइज को प्रिंट है परसेंटाइल एल यू, ठीक है। एल यू आपका क्या है, लॉन्ग, एल आपका लॉन्ग के लिए होता है ना, एल यू, और फिर हमने लगाया इसमें साइज ऑफ जो भी इसकी वैल्यू है, इसके चलाते हैं। वैल्यू किस लिए होता है? आपका लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर के लिए, लॉन्ग इंट। अभी मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद एक आपका स्टोरेज क्लास पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको जो हमारे कुछ पेंडिंग है डेटा टाइप है ना, अभी हमने देखा है इंट देखा है, फ्लोट देखा है, कैरेक्टर देखा है, स्ट्रिंग देखा है। अभी हमारे कुछ डेटा टाइप्स, 2-3 डेटा टाइप्स बचे हुए हैं। एक तो इंटीजर में भी आपका साइंड और अनसाइंड होता है, ठीक है। मैंने शायद थोड़ा सा बताया होगा, लेकिन उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और आपका क्या कहते हैं, लॉन्ग है, लॉन्ग देखेंगे इसके अंदर, डबल देखेंगे इसके अंदर, शॉर्ट इंट देखेंगे इसके अंदर, कुछ चीज़ें इसमें जो बची हुई हैं वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। एलयू आपका होता है इसमें मेनली इंटीजर वैल्यू के लिए, लॉन्ग इंटीजर वैल्यू के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। इसको चला के देखते हैं पहले। एक सेकेंड, साइज ऑफ मेथड है, इसने देखो आपका क्या दिया, 4 दिया। क्या दिया आपका, 4 बाइट स्टोर करता है। जो भी आपका वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल होता है, वो आपका कितना स्टोर करता है वैल्यू, 4 बाइट, ठीक है। सेम अगर मैं इसको इधर से हटा के अगर मैं इस कोड में डाल दूं, और ये जो मेरा जो वेरिएबल आ रहा है, लेट सपोज डेटा ऑफ आई, एरे के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन, अगर मैं इसको देखूं, साइज ऑफ ए इंट, ठीक है, /n, चला के देखते हैं इसको। देखो साइज, देखो आपका क्या दे रहा है हमेशा, 4 बाइट, ठीक है, 4 दे रहा है हमेशा। ये आपका क्या दे रहा है, 4 बाइट। साइज ऑफ एन इंट इज 4 बाइट। क्लियर है? एक चीज़ और ट्राई करते हैं इसके अंदर। लेट सपोज हमने जैसे इंटीजर एरे बनाया है, हम पॉइंटर एरे बना के देखते हैं। इंट स्टार लेट सपोज ptr, और इसके अंदर हमने लेट सपोज दे दिया 4। पापा आना आना, आ रहा, ठीक है। अब इसको जैसे कमेंट करते हैं और ये वैल्यूज इस एरे के अंदर असाइन करते हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट। साइकिल बनाया है। हाँ, ptr ऑफ i इज इक्वल्स टू इसका एड्रेस, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, एलोकेट कर दिया, और इधर हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। ये भी कमेंट कर देते हैं, और इधर ये कमेंट कर देते हैं। एड्रेस वैल्यू परसेंटाइल p, और दो तरीके से, या तो पॉइंटर के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट एड्रेस को निकाल सकते हैं। ये वाला हम ट्राई करते हैं, चलेगा, देखते हैं, एरर तो नहीं आ रहा कुछ, ठीक है। देखो सेम चीज़ हमने क्या करा, एक एरे था, एरे के अंदर हमने वैल्यूज स्टोर करी थी। अब जैसे हम एक डेटा, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू बनाते हैं, उसी तरह से हमने क्या करा, एक पॉइंटर एरे बना लिया। ये क्या करेगा, आपका स्टार है, इसका मतलब ये क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा, कोई वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। ये किसी और डेटा के एड्रेस को अपनी एज अ वैल्यू स्टोर करेगा, मेटा डेटा, ठीक है। एक तरह से वैसे मान लो भाई, ये जो 10 है ये कहाँ रखा हुआ है, लेट सपोज रखा हुआ है 4001 पोजीशन पे, ठीक है। अब ये जो 4001 पोजीशन है, ये किस के अंदर रख रहे हैं हम, इस एरे के अंदर। इस एरे के अंदर 4001 हमने फर्स्ट पोजीशन जो आपकी 0th इंडेक्स था उस पर हमने रख दिया।
आप देखोगे हम डायरेक्टली पॉइंटर से हम पिक कर रहे हैं या फिर हम एड्रेस डायरेक्ट पिक कर रहे हैं, दोनों आपकी वैल्यूज़ को सेम दे रहे हैं। क्लियर है ये? हमने इसके अंदर देखो पॉइंटर एरे बनाया है इसके अंदर। क्लियर है? कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, इसको एक बार लिख लो। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं इसके अंदर पॉइंटर के अंदर, मतलब मैं उस लेवल पे नहीं जाऊंगा ताकि कंफ्यूजन हो। पॉइंटर बेसिकली आपका एड्रेस को स्टोर करने के काम में आता है और एक इंटीजर वैल्यू 4 बाइट का एड्रेस, मतलब 4 बाइट का स्पेस एलोकेट करता है और जो भी इसका एड्रेस होता है हम उसको भी कहीं स्टोर करा सकते हैं यूजिंग पॉइंटर। डायरेक्ट एक्सेस करना देख लिया हमने, एंड लगा के। एंड क्या करता है, आपका एड्रेस देता है और हमने वो जो एड्रेस वैल्यू है किसी और वैल्यू एरे के अंदर या किसी और वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करना देख लिया। यस सर। ठीक है, अब अगला टॉपिक वैसे इसके अंदर स्टोरेज क्लासेस है। स्टोरेज क्लासेस को देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हम इसके जो डेटा टाइप्स जो हमारा पेंडिंग है उसको हम देखेंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक हेडिंग डाल लो इसके अंदर, स्टोरेज क्लासेस इन सी। ठीक है, इसके अंदर मेनली थोड़ा सा थ्योरी है, उसके बाद आपका आएगा कोडिंग का पार्ट। स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं? स्टोरेज क्लासेस बेसिकली आपका कुछ डेटा आपको स्टोर करने का है, उसके अंदर डिफरेंट फॉर्मेट में आप स्टोर कर सकते हो। थ्योरी है इसके अंदर, लिख लो। इन सी स्टोरेज क्लासेस आर यूज्ड टू डिफाइन storage classes are used to define the scope and the lifetime of a variable. In C, storage classes are used to define the scope and lifetime of a variable. ठीक है, ये 4 तरह की होती हैं, इसमें लिख लो दे आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स। पहला है आपका ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, समझेंगे अभी। पहला है आपका ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, दूसरा है आपका रजिस्टर स्टोरेज क्लास, तीसरा है आपका स्टैटिक स्टोरेज क्लास, ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक, एंड फोर्थ वन इज एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। ठीक है, फोर्थ वन इज एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। ठीक है, अब ये 4 तरह के हैं, ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्नल, और वो भी क्लासेस। हमने पहली बार क्लासेस का नाम सुना इसके अंदर, देखते हैं थोड़ा सा, उससे पहले और थोड़ा सा थ्योरी है। पहला पॉइंट डाल लो इसमें, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस। ठीक है, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस, इसके अंदर लिखो
these classes are default storage classes. These classes are default storage classes used for local variables, declared within a function. These classes are default storage classes used for local variables declared within a function or a block. Declared within a function or a block. It automatically assigned to a variable if no storage class is defined. ठीक है, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास मेनली क्या हो गया आपका, वो क्लासेस जो कि आपकी बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करती हैं, अगर आपने कोई भी डिफाइन नहीं करा, कोई भी इसका क्या कहते हैं स्टोरेज क्लास डिफाइन नहीं करा है किसी वेरिएबल का, तो वो डिफॉल्ट ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास बन जाते हैं. ठीक है, इसमें आगे लिखो द ऑटो वेरिएबल्स आर क्रिएटेड the auto variables are created when the block is entered. The auto variables are created when the block is entered and destroyed when the block is exited. ठीक है, अब एक छोटा सा एक चार्ट बना लेना, चारों के अंदर हम बनाएंगे. एक मिनट लिख देता हूँ पहले. स्टोरेज बी आपका है, सी आपका है, और डी आपका है. ठीक है, स्टोरेज डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, ये एक चार्ट बनेगा चारों में, और ये लाइव. ठीक है, अब ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में पहले ये लिख लो, इसके आगे ये आप लिख लो, राइट हैंड साइड में स्पेस छोड़ देना, फिर मैं इसमें आपका फिल करा देता हूँ थोड़ा सा, है ना. फिर इसको देखेंगे, अब इसके बाद इसको देखेंगे कि भाई ये कैसे चलता है, ये क्या चीज़ होती है. ठीक है, बन जाए चारों पॉइंट्स तो मेरे को बताना. हो गया. Yes, sir. ठीक है, अब स्टोरेज मतलब कि भाई कहाँ स्टोर होती है, ये कहाँ स्टोर होती है, मेमोरी में. इसके आगे लिखो मेमोरी. कहाँ स्टोर होती है, ये मेमोरी में. डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होती है, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होती है गार्बेज वैल्यू. इसके आगे लिखो गार्बेज वैल्यू, मतलब कुछ भी रैंडम वैल्यू इसमें आपकी आ जाएगी अगर आपने कोई वैल्यू इसमें इनिशियलाइज नहीं करी है. ठीक है, थर्ड पॉइंट स्कोप क्या है इसका, लोकल और विद इन द ब्लॉक और फंक्शन. लोकल और विद इन द ब्लॉक और फंक्शन. थर्ड है इसका लाइफ के अंदर लिखो टिल द कंट्रोल रिमेन्स within the block in which it is defined. ठीक है, स्टोरेज क्लास, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास कहाँ स्टोर करता है, मेमोरी के अंदर. डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है. स्कोप इसका लोकल रहता है या फिर और लाइफ इसकी रहती है टिल द कंट्रोल रिमेन्स विद इन द ब्लॉक in which it is defined.
स्वैप वाला एग्जांपल याद करो। स्वैप वाले एग्जांपल में हमने एक फंक्शन बनाया था, उसके अंदर ए और बी की वैल्यूज दी थी, उस दूसरे फंक्शन के अंदर हमने स्वैप करा था, लेकिन वो जो स्वैप वैल्यू थी वो हमें प्रीवियस फंक्शन में नहीं मिली थी। जो स्वैप्ड वैल्यू थी जो हमें मेन मेथड था उसके अंदर नहीं मिली थी, ए और बी की वैल्यू रिप्लेस हो गई। तब हमने पॉइंटर यूज़ करा था, एड्रेस पे जाके हमने वैल्यू को रिप्लेस करा था। ठीक है, लाइफ क्या होती है इसकी, टिल द कंट्रोल रिमेन्स विद इन द ब्लॉक इन विच वेरिएबल इज डिफाइंड। अब हम एक क्या करते हैं, एक ग्लोबल क्या कहते हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल बनाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल लेट सपोज मैंने ए और बी जैसे ऐसे हम डिफाइन करते हैं और इसको हम प्रिंट कराते हैं। लेट सपोज परसेंटाइल डी कॉमा ए कॉमा बी। ठीक है, नॉर्मल इस तरह से कोड चलता है हमारा। चला के देखते हैं इसको, कुछ एरर दिया, क्या क्या हो गया, प्रिंट एफ। ठीक है, इसके अंदर देखो आपको देखो गार्बेज वैल्यूज मिल रही हैं कुछ, है ना, कुछ और तो नहीं है ना इसमें। 1 और आपका कुछ एक रैंडम वैल्यू, दोनों ही रैंडम वैल्यूज है वैसे तो। बेसिकली आपको क्या मिल रही है, गार्बेज वैल्यूज मिल रही हैं। तो ये जो आपका है, ये आपका जब कभी भी आप इसके अंदर कोई भी वेरिएबल के अंदर कोई भी स्टोरेज क्लास नहीं लगाते हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल्स। ठीक है, अब लेट सपोज मैंने इसके आगे ऑटो लगा दिया या नहीं लगाऊं, चाहे लगाऊं चाहे नहीं लगाऊं, ये आपका डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल्स कहलाते हैं। मैंने लगाया, अभी भी देखो आपको वही 1 और कोई एक रैंडम वैल्यू मिल रही है। दोनों रैंडम वैल्यूज़ हैं। ठीक है, पता नहीं ए फिक्स क्यों आ रहा है, लेकिन दोनों आपकी रैंडम वैल्यूज़ हैं। इस केस में ये आपने कोई भी वैल्यू नहीं दी, हमने बोला डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होती है, गार्बेज वैल्यू होती है। स्कोप क्या होता है इसका, विद इन दिस जिस भी मेथड या जिस ब्लॉक के अंदर हमने डिफाइन करा है वही होता है। लाइफ क्या होती है, यहाँ से कर्सर स्टार्ट हुआ तो इसकी लाइफ चालू हो गई, यहाँ पे कर्सर एंड हुआ इसकी लाइफ ख़त्म हो गई। ठीक है, और कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी के अंदर। अब ये तो हमने देख लिया। ऑटो वाला दोबारा बता दीजिए। स्टोरेज ऑटो एंड ए कॉमा बी। अच्छा, सिंबल ऐसे लेते हैं, ऑटो एंड बी चलाते हैं इसको। ठीक है, मुझसे ये ऑटो से मतलब ऑटोमेटिक वैल्यू मिलेगा? नहीं, देखो नॉर्मली हम ऐसे यूज़ करते हैं। हमने क्या करा, एक इंट बना, इंट लिखा, उसका टाइप लिखा और उसके वेरिएबल्स का नाम डिफाइन कर दिए। हम वैल्यूज़ असाइन करते थे कुछ, उसके बाद हम यूज़ करते थे। अब हमने क्या करा, वैल्यू असाइन नहीं करी। अगर हमने वैल्यू असाइन नहीं करी है तो ये ए और बी की वैल्यू क्या होती है, गार्बेज वैल्यू, कुछ भी डमी वैल्यू, सिस्टम से कुछ भी रैंडमली कोई वैल्यू इसमें उठ के आ जाएगी। ठीक है, ए और बी को असाइन हो जाएगी, इतना में क्लियर है। अब जब कभी भी हम इसके आगे इंट के आगे हमेशा एक इसका स्टोरेज क्लास वेरिएबल स्टोरेज क्लास लगती है, जैसे ऑटोमेटिक हो गई या रजिस्टर हो गई या स्टैटिक हो गई या एक्सटर्नल। अगर हम नहीं लगा रहे तो डिफ़ॉल्ट आपकी क्या होती है, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल्स होते हैं। जितना भी अभी तक हमने कोड यूज़ करा है, हमने इस ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल्स एज ए ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल्स ही यूज़ करा है। चाहे आगे लगाओ ऑटो चाहे मत लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंप्यूटर को। कंप्यूटर जब कंपाइल करता है तो वो खुद समझ जाता है कि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल्स हैं, क्योंकि इसके आगे कुछ भी डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, ऑटो लगाओ नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो वेरिएबल्स होते हैं वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल्स होते हैं। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, यस सर। अब मैंने आपको बोला एक चीज़ और बोली मैंने, ब्लॉक। मैंने आपको ब्लॉक एक चीज़ बोली। अब ब्लॉक तो हमने आज अभी तक पढ़ा नहीं, ब्लॉक क्या होता है, क्या चीज़ है। ब्लॉक बेसिकली आपका ये जो करली ब्रैकेट्स होते हैं ये आपका क्या कहलाता है, ब्लॉक कहलाता है। करली ब्रैकेट्स आपके क्या कहलाते हैं, ब्लॉक कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है, ब्लॉक। ठीक है, दिस इज कॉल्ड है, दिस इज अ ब्लॉक। अब मैंने आपको बोला था कि भाई इसका जो स्कोप होता है विद इन द ब्लॉक, विद इन द फंक्शन, है ना, वही होता है विद इन द ब्लॉक और विद इन द फंक्शन। लोकल होता है विद इन द ब्लॉक या विद इन द फंक्शन। लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट जे
और उसकी वैल्यू मैंने लेट सपोज दे दी 10, ठीक है। इसको मैं प्रिंट और कराता हूँ इसके अंदर। कोई दिक्कत नहीं, हमने एक ब्लॉक के अंदर एक कोड लिखा हुआ है, इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट जे, ऑटो लगा देते हैं सब में थोड़ा समझने के लिए। इसको मैंने चलाया, एग्जीक्यूट करा, रन हुआ, 10 आउटपुट आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कोड को मैंने बाहर निकाल के प्रिंट कराने की कोशिश करी, देन व्हाट आई विल गेट एरर कि भैया वेरिएबल कहाँ डिफाइंड है आपका, ठीक है ना। अब वेरिएबल तो इस ब्लॉक के अंदर डिफाइंड है, ये जो ऑटो वेरिएबल है ये तो इस ब्लॉक के अंदर डिफाइंड है, तो इसकी स्कोप, इसकी लाइफ, इसकी ज़िंदगी केवल इस ब्लॉक के अंदर है। यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अगर आप बाहर इसको यूज़ करने की कोशिश करोगे तो बाहर वेरिएबल को आप यूज़ नहीं कर पाओगे। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है तो। लेट सपोज, इसको ऐसे ही रखा रहने देते हैं, इसको कमेंट कर। लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया, लेट सपोज इंट आई इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है, प्रिंट कराया मैंने, क्या आएगा, इसको कमेंट कर देते हैं। आउटपुट क्या आएगा बताओ मेरे को। फिर 1 आएगा आउटपुट। हाँ 1 आएगा आउटपुट, ऑटो लगा दिया मैंने। अब मैंने क्या करा, एक ब्लॉक बनाया, इसके अंदर मैंने दोबारा से इसको डिफाइन करा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और देखो, अगर मैं इसमें ये चीज़ हटा के इसको लेके चलता हूँ तो ये पहली बात तो मेरे को एरर देगा, सॉरी एरर नहीं दिया इसने, हाँ ये इसके अंदर डिफाइंड हो गया इंट आई इज इक्वल्स टू, लेट सपोज मैंने दिया 5 दिया, और ये मैंने प्रिंट कराया, और इधर भी मैंने प्रिंट कराया। अब ये बताओ, ये वाला आउटपुट देगा 1, ये आउटपुट क्या देगा और ये आउटपुट क्या देगा। सर जो बीच वाला है वो तो एरर देगा, और जो लास्ट वाला है वो भी 1 देगा। ये बीच वाला एरर देगा, हाँ एरर दे सकता है क्या, ये आपका 1 देगा। वेरी गुड, इसको भी देख लेते हैं अंदर वाले को। इसने क्या दिया 5, ठीक है। इसने पर क्या सर ये दिया, तो अलग ब्लॉक में था। क्या कह रहे हो। सर ये तो दूसरे ब्लॉक में था ना। ये एक ब्लॉक के अंदर है सारा का सारा। अब इसने क्या करा, ये जो आई अंदर है और ये जो आई बाहर है, ये दोनों डिफरेंट है। ये आई जो अंदर है ये सारा कोड डिफरेंट है, इसका बाहर की वास्तविक दुनिया से कोई मतलब नहीं है, सारी काल्पनिक चीज़ें एक तरह से मान लो, ये इसी ब्लॉक के अंदर की सारी दुनिया है। अब ये जो आई की वैल्यू 1 है, आपने बिल्कुल सही कहा, इधर 1 देगा और इधर 1 देगा। क्यों 1 देगा, क्योंकि ये जो आई है इसका स्कोप बाहर है, और ये जो आई है इसका स्कोप अंदर है। तभी तो मैंने दोबारा इनिशियलाइज़ करा, एरर भी नहीं दिया इसने। मैंने इसको दोबारा से इनिशियलाइज़ करा, ये चीज़ें हटा के, तब भी इसने एरर नहीं दिया। अदरवाइज़ आप नॉर्मल कोड में दोबारा से इनिशियलाइज़ करोगे तो आपको क्या देगा, ये एरर देता है कि भाई वेरिएबल आई इज़ ऑलरेडी डिफाइंड। ये बोल रहा है प्रीवियसली डेफिनेशन इज़ हियर। अब लेकिन मैंने इसी चीज़ को अंदर भी दिया ब्लॉक के अंदर, इसने तो एरर नहीं दिया, इसने तो डायरेक्ट इसकी 5 वैल्यू रिप्लेस कर दी या 5 वैल्यू असाइन कर दी, और बाहर इसने 1 दिया। तो इससे हमें ये समझ में आता है, ये जो आपका ऑटो वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप विद इन द ब्लॉक ही होता है, या विद इन द फंक्शन ही होता है। क्लियर है ये, यस ठीक है। इसको एक बार लिखना है, लिख लो। ये सारा मैं हटा देता हूँ, आई थिंक ये ज़्यादा सही है ना। ये एक आपका सिंपल एग्जांपल हो गया। एक चीज़ और, 1 मिनट, एक चीज़ और लिख लेते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, ये आपके 2 एग्जांपल हो गए। एक आपका कि भाई
डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होती है भाई, गार्बेज वैल्यू होती है। स्कोप क्या होता है, स्कोप और लाइफ क्या होती है इसकी भाई, विद इन द ब्लॉक होती है, हमने देख लिया। इसको अगर हम बाहर यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर देगा, मतलब हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और मेनली सॉरी, जो आपका स्कोप है विद इन द ब्लॉक होता है, और इसकी लाइफ भी आपकी विद इन द ब्लॉक और फंक्शन होते हैं, ठीक है। हो गया आपका? यस सर। ठीक है। अब अगला डाल लो इसमें, सेकेंड टाइप डाल लो इसके अंदर, रजिस्टर स्टोरेज क्लास। सेकेंड पॉइंट था आपका रजिस्टर स्टोरेज क्लास। रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या होती है, इसके अंदर लिखो, these classes are used to store a variable in a register instead of memory, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी वेरिएबल होता है उसको रजिस्टर के अंदर स्टोर करता है इंस्टेड ऑफ मेमोरी, ठीक है। इसमें लिखो, इट इज अ हिंट टू द कंपाइलर, for optimizing purpose, indicating that the variable will be heavily used, is heavily used and should store in register for faster access, लिख लिया। रजिस्टर आपकी वो लोकेशन होती है जो कि आपकी मेमोरी से भी फास्ट होती है। आपके प्रोसेसर जो होता है उसके अंदर एक लोकेशन होती है जो कि आपकी मेमोरी लोकेशन से भी आपकी फास्ट होती है, ठीक है। जो आपको एक पहले चार्ट बनवाया था, ये 4 पॉइंट्स का, एक बार ये 4 पॉइंट्स इसमें बना लो, और मैं इसके आपको बताता हूँ मेन कहाँ कहाँ स्टोर होता है, क्या वैल्यू होती है, क्या स्कोप होता है, क्या लाइफ होती है। ये लिख लिया। अब इसमें लिखो जो स्टोरेज है, स्टोरेज कहाँ है इसकी, इसमें लिखो CPU रजिस्टर। कहाँ पर है आपका CPU रजिस्टर, इसका स्टोरेज है आपका CPU रजिस्टर। डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होती है इसकी भी डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है। स्कोप लोकल टू द ब्लॉक, सेम वही पुराना वाला, लोकल टू द ब्लॉक वेयर वेरिएबल इज डिफाइंड। लाइफ सेम वही, टिल द कंट्रोल रिमेन्स इन द ब्लॉक, ठीक है, सेम वही चीज़ है, बस इसकी स्टोरेज आपकी डिफरेंट हो गई। स्टोरेज आपकी CPU रजिस्टर हो गया,
वो प्रीवियस वाला आपका ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास आपका कहाँ स्टोर करता था, मेमोरी में, ये कहाँ स्टोर करता है, रजिस्टर में। फ़र्क समझते हैं। आपको लेट सपोज सिंपल एग्जांपल लेते हैं, किचन का एग्जांपल लेते हैं लेट सपोज, है ना। अब लेट सपोज आपको कैसे बताऊं मैं कुछ एग्जांपल, एक सेकंड सोचने दो थोड़ा सा, सिंपल एग्जांपल थोड़ा सा। हाँ, मोबाइल और कंप्यूटर का लेते हैं, मेरे को वो समझ में आ रहा है थोड़ा सा। अब लेट सपोज आपके पास लैपटॉप है और आपके पास मोबाइल है, ठीक है। अब जिस चीज़ की ज़्यादा नीड होती है उस चीज़ को ज़्यादा नियर रखते हैं। अब लैपटॉप है, लैपटॉप आप 1 घंटा भी पढ़ रहे हो, 1 घंटा शायद बाद में पढ़ोगे, 2-3 घंटे आप नॉर्मली यूज़ करोगे, ठीक है। तो लैपटॉप आपका क्या है, एक पोजीशन पे आपने उसको रख दिया, वो एक पर्टिकुलर अच्छी लोकेशन है जहाँ आपने रखा है, ऐसा कुछ बेकार नहीं है, आपने वहाँ रख दिया। लेकिन जो मोबाइल है, मोबाइल को आपको बार बार क्या करना पड़ता है, एक्सेस करना पड़ता है, बार बार उसके अंदर कोई मैसेज आ रहा है या आपको कुछ फेसबुक चलाना है या कुछ व्हाट्सएप चलाना है, फॉर एग्जांपल XYZ जो भी आपको करना है, तो मोबाइल की नीड आपकी ज़्यादा है, तो मोबाइल को आप अपने पास ज़्यादा क्लोज रखोगे इंस्टेड ऑफ लैपटॉप। सेम एज इट इज़ इसके अंदर होता है, वो वेरिएबल्स जिसकी आपको बार बार नीड पड़े, जो आपको बार बार एक्सेस करने हैं, बार बार उसको कुछ प्रोसेस करना है, उस वेरिएबल को आप अच्छी जगह पे रखोगे, नियरर रखोगे, जहाँ से वो जो प्रोसेस, जो कोड है उसको वो फटाफट से रीड कर ले, एक्सेस कर ले, मॉडिफाई कर दे, प्रोसेस कर दे। जिस वेरिएबल की आपको कम ज़रूरत है, आप क्या करोगे, उसको एक अच्छी लोकेशन पे रखोगे, लेकिन जो आपकी रजिस्टर स्टोरेज क्लास है उससे थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। वो भी अच्छी होगी, लेकिन रजिस्टर स्टोरेज क्लास हो क्या होगी, बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगी कोड को और स्टोरेज को। तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या करता है, आपका CPU रजिस्टर के अंदर रखता है, जहाँ से जब जैसे ही कोड रन होगा, आपका कोड रन होगा, कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद रजिस्टर स्टोरेज क्लास में डायरेक्ट एक्सेस करेगा, उधर से रीड करेगा वेरिएबल, फिर जाता है वो आपका लोग मेमोरी के अंदर, ठीक है, रैम के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर, फिर जाता है उसके अंदर, ठीक है। अब प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज इसके अंदर आई वेरिएबल था, मैंने ऑटो वेरिएबल बनाया था, इसको नॉर्मल वेरिएबल बनाया था, मैंने 1-2 बार यूज़ करा। लेट सपोज यही वेरिएबल आई जो है मेरे को लूप के अंदर प्रोसेस करना है। अगर मेरे को यही आई वेरिएबल लूप के अंदर प्रोसेस करना है, सेम वेरिएबल को मेरे को 1000 बार एक्सेस करना है, तो व्हाट आई विल प्रेफर कि भाई ऐसी जगह पे स्टोर हो जहाँ से ये कोड उसको ईजिली या फास्ट एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रजिस्टर स्टोरेज क्लास डिफाइन कर देंगे और रजिस्टर के अंदर वो इसको स्टोर कर देगा। सेम एग्जांपल लेते हैं, मैंने लेट सपोज एक वेरिएबल लिया आई, इंट आई, ठीक है, और मैंने लेट सपोज इसकी वैल्यू कुछ मैंने इसको दे दिया, फॉर लूप लगाया, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 से आई शुड बी लेस देन 100 और आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ कराया मैंने %d और आई, ठीक है। अब ये जो लूप है, ये नॉर्मल है, ये जो ऑटो वेरिएबल है, ये आपका थोड़ा सा फास्ट टाइम, कम ज़्यादा टाइम लेता है विद रेस्पेक्ट टू रजिस्टर। चला के देखते हैं, इसको चलाया हमने, क्लियर करा टर्मिनल, रन कराते हैं, ठीक है। 0.1000 ले लेते हैं ना, 1000 ले लेते हैं और ऐसे ही रखते हैं ना, अदरवाइज फिर वो पूरा पेज फिल हो जाएगा। कितना टाइम ले लिया इसने, 0.379, और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि 1 सेकंड के आसपास का आए, 0.45 आया, चलो कोई नहीं। अब हमने क्या करा, इस ऑटो को हटा के हमने क्या करा, इसको एज अ रजिस्टर डिफाइन कर दिया। इसको कमेंट करता हूँ, इसने टाइम कितना लिया आपका 0.45, वैसे तो कम आना चाहिए, फिर भी देखते हैं, बढ़ा के देखेंगे। और हमने क्या करा, इसको ऑटो की जगह रजिस्टर डिफाइन कर दिया, बाकी सारा लॉजिक सेम है। रजिस्टर से क्या हो गया, अब ये जो लोकेशन थी इसकी, अच्छी लोकेशन आपने इसकी डाल दी, चला के देखते हैं इसको, 0.21, मेरे हिसाब से थोड़ा सा फ़र्क तो हुआ है, ठीक है। आधा टाइम लिया है इसने जो आपका प्रोसेसिंग का टाइम था, इसने आधा लिया है। दोबारा चला के देखते हैं, इसको कमेंट करते हैं और इसको दोबारा से चला के देखते हैं।
आई थिंक 1 लाख के लिए चला के देखते हैं ना। अब इसको कमेंट करते हैं फॉर 10K है ना। 10,000 रिकॉर्ड के लिए इसने लिए 0.45 सेकेंड्स। 1 लाख रिकॉर्ड के लिए हम देखते हैं, आ जा भाई नीचे, इसने लिए 0.43, अराउंड सेम ही लिया है इसने ना। 1 लाख के लिए भी 100K के लिए भी इसने सेम लिया है, ठीक है। अब रजिस्टर स्टोरेज क्लास को चला के देखते हैं और इसमें हम करते हैं इसको 1 लाख। चलाया इसको दोबारा से, इसको हमने कमेंट कर दिया, क्या आ गया एरर, सेव कर तो रखा, हाँ। इसमें देखो आपका हाफ टाइम जा रहा है 0.248। मतलब आप ये चीज़ गौर करो, अगर आपको कोई भी डेटा, कोई भी वेरिएबल आपको ऐसा बनाना है जिसको बार बार आपको प्रोसेस करना है, तो आप ये मान के चलो, लेट सपोज लैपटॉप है, लैपटॉप को आपको रीड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ भी आप बैठे हो वहाँ से आपको उठना पड़ेगा, फिर जहाँ पे लैपटॉप है वहाँ आके बैठना पड़ेगा, आपने काम करा, फिर वापस गए, लेट सपोज काम हो गए, फिर आपको याद आया अरे ये भी रह गया, फिर आप दोबारा आए, ऐसे आपने 3-4 बार करा, तो आपको टाइम लगा नहीं लगा उस चीज़ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने में। सेम एज इट इज़ कंप्यूटर के अंदर भी होता है। अगर आपने जितनी अच्छी जगह पे रखा है, लेट सपोज मोबाइल है, आपने इन हैंड है, आपने इजीली एक्सेस कर लिया, आपको कितना लगा, माइक्रो सेकंड से 2 सेकंड 5 सेकंड लगे। सेम एज इट इज़ कंप्यूटर के अंदर भी होता है, जितनी आपने अच्छी जगह पे रख रखा है उतनी जल्दी वो उस वेरिएबल को, उस डेटा को एक्सेस कर लेता है। जितना आपने लो प्रायोरिटी पे रख रखा है उतना टाइम उसको लगता है उसको एक्सेस करने में। 3-4 बार हमने ट्राई करा ऑटो के साथ और हमने रजिस्टर के साथ, अराउंड हाफ टाइम। इसके अंदर देखो 0.45 0.4 मान लो, और इसके अंदर 0.2, अराउंड हाफ टाइम दोनों में रजिस्टर के अंदर लग रहा है विद रेस्पेक्ट टू ऑटो। क्लियर है ये? यस। मेनली इसके अंदर बस आपका कोड फास्ट हो जाए उसके लिए होता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ये लिख लो, ऑटो वर्सेस रजिस्टर। यस। ठीक है। अगला इसके अंदर है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक स्टोरेज क्लास अगला टॉपिक। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पहले थ्योरी लिख लेते हैं। इसके अंदर लिखो स्टैटिक स्टोरेज क्लास, हेडिंग डाली स्टैटिक स्टोरेज क्लास। इसके अंदर लिखो दिस क्लास इज यूज्ड to retain, एक मिनट इसको रीनेम करते हैं। This class is used to retain a variable. This class is used to retain a variable. Sorry, this class is used to declare a variable. This class is used to declare a variable that retain their value, even after the scope
in which they define has ended, even after the scope in which they have defined is ended. इसके आगे लिखो, static variables are initialized only once, static variables are initialized only once, ठीक है, static variables are initialized only once and their value persist across multiple functions, and their value persist across multiple functions, ठीक है। इसमें आगे लिखो, they have local scope but global lifetime, they have local scope but global lifetime। समझते हैं? पहले से पहले ये चार्ट बना लो, ये 4 पॉइंट लिख लो इसके अंदर, इसको मैं डिफाइन करता हूँ। लिख लिया? लिख लिया आपने? यस सर। ठीक है। अब इसके अंदर स्टोरेज में लिखो, ये कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में। स्टोर का होता है मेमोरी में। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होती है इसकी? 0, ठीक है। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होती है इसकी? 0। स्कोप लोकल टू द ब्लॉक इन विच वेरिएबल इज डिफाइंड, सेम प्रीवियस वाला, लोकल टू द ब्लॉक इन विच वेरिएबल इज डिफाइंड। लाइफ, मेन लाइफ है। लाइफ, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल परसिस्ट, value of the variable persist between different functional call, value to the variable persist between different functional call। थोड़ा सा प्रीवियस वाले जैसा है। इसमें क्या है आपका स्कोप, तो इसका वही जहाँ पे आपने डिफाइन करा वही रहेगा। लाइफ में लिखो, बोलो बिटवीन के बाद डिफरेंट फंक्शनल कॉल्स, डिफरेंट फंक्शनल कॉल्स। स्कोप सेम रहेगा कि भाई जहां आपने डिफाइन करा है केवल उधर रहेगा, लेकिन लाइफ इसकी रहेगी आपकी जब तक आपका कोड कंप्लीट नहीं हो जाता। ग्लोबल लाइफ रहेगी जब तक आपका कोड कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक ये चलता रहेगा। समझते हैं कैसे? सिंपल एक हम पहले एग्जांपल बनाते हैं। पहले हम सिंपल एग्जांपल बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसमें कुछ मॉडिफाई करेंगे। एक मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन से हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को कॉल करेंगे void इंक्रीमेंट। ये क्या करेगा, हम मान के चल रहे हैं, ये क्या करेगा, इसके अंदर एक वेरिएबल है ऑटो इंट i इज इक्वल्स टू लेट सपोज 0, 1 कर देते हैं इसको 1। अब ये क्या करेगा इसके अंदर, ये इसकी वैल्यू को इंक्रीज करता जाएगा, printf। और हमने क्या करा, पहले तो प्रिंट करा दिया परसेंटाइल डी और आई, और हमने क्या कर दिया, i इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, या फिर i प्लस प्लस हमने कर दिया, i इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 या i प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब इस मेथड को, इस फंक्शन को हम इसके अंदर बार बार कॉल कराते हैं। 4 बार हमने कॉल कराया, और इसको हम ऊपर प्रोटोटाइप इसका डिफाइन कर देते हैं कि भाई किस टाइप का ये मेथड है। प्रोटोटाइप हमने डिफाइन कर दिया। अब इसको रन कराया, क्या हो गया भाई, रन कराया 1 1 1 1,
ठीक है, 4 है, ठीक है, इसमें हमने क्या करा, /n लगा दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा कोड सही है। आउटपुट क्या आया, 1 1 1 1। ऑटो के साथ हम यूज़ कर रहे हैं, ऑटो के साथ हमने यूज़ करा है, इसके अंदर सेम मेन मेथड है। अब ये तो हमें समझ में आ गया क्यों आया ये, क्योंकि आपने ऑटो लगा रखा है। इनिशियलाइज हर बार होगा, जब कभी भी आप इसको कॉल करोगे हर बार इनिशियलाइज होगा। आई की वैल्यू 1 होगी, दोबारा से आई की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा और प्लस प्लस करके 2 हो जाएगी आई की वैल्यू। लेकिन दोबारा से जब फंक्शन कॉल होगा दोबारा से आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये आपका क्या हो गया, ऑटो के साथ हो गया। अब समझते हैं जो हमने स्टैटिक पढ़ा है उसके साथ। हमने सिंपल स्टैटिक टाइप लगा दिया, स्टैटिक वेरिएबल हमने बना दिया। अब इसको हम देखते हैं। हमने बोला कि भाई एक बार इनिशियलाइज होगा, एक बार उसकी वैल्यू आपकी इनिशियलाइज होगी, उसके बाद आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ये जो आपने इंट आई लिखा है, इंट आई इज इक्वल्स टू 1, ये एक ही बार पूरी ज़िंदगी में केवल एक ही बार कॉल होगा। कैसे होगा भाई, हम नहीं मान रहे, चला के देखते हैं। क्या आ गया भाई, क्यों एरर आ गया, सेव तो कर रखा है मैंने। पता नहीं कभी कभी कंपाइल में एरर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 2 3 4, सेम कोड है, बस हमने क्या करा, वेरिएबल को स्टैटिक टाइप कर दिया है। अब स्टैटिक टाइप करने से क्या हो गया, ये जो लाइन है ये केवल ज़िंदगी में एक ही बार कॉल होगी। और इसका स्कोप पहले जो होता था कि भाई इस मेथड के अंदर ही रहता था, और जैसी मेथड एग्जीक्यूट करना बंद करा ये दोबारा से ख़त्म हो गया, और जब कभी दोबारा कॉल करा तो दोबारा से शुरुआत से सेट हुआ, वो इसके अंदर ऐसा कुछ रहा नहीं। ये आपका क्या हो गया, इसका स्कोप आपका एक तरह से है तो लोकली, लेकिन इसकी लाइफ जो है जब तक ये फंक्शंस को आप कॉल कराते रहोगे जब तक ये रहेगी। इसका आउटपुट क्या है आपका, 1 2 3 4 आउटपुट आया। मेनली आउटपुट आपका क्या है इसके अंदर, 1 2 3 4। एक मिनट, इसका आउटपुट 1 2 3 4 आया, और ऊपर वाले का आउटपुट क्या आया, 1 1 1 1। फ़र्क समझ में आया, क्यों आया, क्योंकि ये आपका ऑटो है, ये आपका नॉर्मल है, आपका वेरिएबल है ना, तो आपका ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास नॉर्मल है। इसको इधर आया, स्टार्ट हो गया, और इधर गया, ख़त्म हो गया, फिर दोबारा से स्टार्ट होगा तो दोबारा से आपका वेरिएबल क्रिएट होगा। लेकिन स्टैटिक में क्या हो गया आपका, इसका स्कोप ही ग्लोबल हो गया, सॉरी स्कोप तो लोकल है लेकिन आपकी लाइफ ग्लोबल हो गई। समझ में आए, यस। ठीक है, इसको लिख लो एक बार। एक टॉपिक और बचा है इसमें, वो और देखेंगे। लिख लिया, जी हो गया।
यस सर। ठीक है, अगला टॉपिक डाल लो इसमें, अगला पॉइंट डाल लो इसमें, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। ठीक है, ठीक है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास लास्ट है इसके अंदर। अब इसके अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस है, एक सेकेंड। अब एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के अंदर लिखो, द एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, सॉरी, दिस क्लास इज यूज्ड टू डिफाइन, this class is used to define a variable this class is used to define a variable outside of any method। ठीक है, ठीक है, आउटसाइड ऑफ एनी मेथड। मेन यही है इसके अंदर। ये 4 पॉइंट लिख लो, ये 4 पॉइंट लिख लो। ये जो वेरिएबल बनेगा, अभी हम किसी मेथड के अंदर बना रहे थे, मेथड के अंदर फिर किसी ब्लॉक के अंदर या उसके अंदर हम बना रहे थे, इसको हम कहाँ बनाएंगे? आउटसाइड दी क्लास, आउटसाइड दी मेथड। ये जो मेन मेथड है या कोई भी मेथड है, इसके बाहर, जैसे हम studio.h लिखते हैं उसी तरह से हम इस वेरिएबल को बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर ये 4 पॉइंट लिख लिए, लिख लो। हो गए? हेलो, आवाज? यस सर, हो गया। ओके ओके। स्टोरेज लिखो, मेमोरी, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0, स्कोप इसका ग्लोबल होता है। ठीक है, सब अभी तक जो हमने देखा सबका स्कोप लोकल था, है ना, इसका स्कोप क्या है? ग्लोबल। और लाइफ इसकी लिखो, एज लॉन्ग एज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डज नॉट कम टू एन एंड। जब तक प्रोग्राम आपका कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक इसकी लाइफ रहती है। एज लॉन्ग एज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डज नॉट कम्स टू एन एंड। ठीक है, अब देखते हैं इसको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास होती क्या है। मैंने आपको बोला कि जैसे आपको इंट a या इंट i इज इक्वल्स टू 10 डिफाइन करते थे। आप पहले क्या करते थे? मेन मेथड के अंदर डिफाइन करते थे। अब आपने क्या कर दिया? मेन मेथड के बाहर डिफाइन कर दिया। पहले आपने प्रीवियस एग्जांपल में आपने इंक्रीमेंट मेथड के अंदर डिफाइन करा था, अब आपने बाहर किसी भी मेथड के अंदर ना डिफाइन करके आपने उसको बाहर आउटसाइड डिफाइन कर दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल आपका स्टोरेज क्लास वेरिएबल। ठीक है, लगाओ नहीं लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चला के देखते हैं। पर सर फिर अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो ऑटो में स्टोर नहीं होगा? अगर किसी मेथड के अंदर है तो आपका वो ऑटो होगा। अगर आपका मेथड के अंदर नहीं है, आपने बाहर डिफाइन कर रखा है, तो आपको वो एक्सटर्नल ही कहलाएगा। चला के देखते हैं पहले इसको, अलग अलग तरीके से चला के देखते हैं, फिर हम देखेंगे इसको। प्रिंट कराया, सही है सब कुछ। आउटपुट क्या है? 10 आ गया, इस मेथड के अंदर मिल गया। एक मेथड और बनाते हैं, void इंक्रीमेंट, और इसके अंदर भी हम प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, और इसको हम ऊपर प्रोटोटाइपिंग कर देते हैं इसकी। अच्छा, इसको कॉल भी करा देते हैं, एक सेकेंड। टेन, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर और प्रीवियस वाले एग्जांपल में, इसमें देखो आपने क्या करा है, इस वेरिएबल को किसी भी मेथड के अंदर डिफाइन ना करके बाहर डिफाइन करा है। अगर इसको बाहर डिफाइन करा तो दिस इज एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास वेरिएबल।
इसको लगाओ नहीं लगाओ, ये आपका एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास वेरिएबल, और एरर दे दिया इसने, सॉरी नहीं लगाना, ये आपका एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास वेरिएबल ही है। अब लेट सपोज कि एक वेरिएबल है जो कि आप बाहर डिफाइन कर रहे हो, लेट सपोज इधर डिफाइन कर रहे हो, इंट y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, इंट y इज इक्वल्स टू 10, आई है ना, तो j ले लेते हैं इसको, इंट j इज इक्वल्स टू 10। अगर आपने इसको बाहर डिफाइन करा है और आप इसके अंदर यूज करना चाहते हो j, चला के देखते हैं, ठीक है चल गया, इसकी कर देते हैं 100 कर देते हैं, थोड़ा सा ना डिफरेंट, चल गया। और सेम वेरिएबल को अगर आप इधर यूज करना चाहते हो भाई, इधर एरर आ गया, आपने एक आई वेरिएबल बनाया ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, आपने जे वेरिएबल बनाया ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, आपने इनको रन कराया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने ये जे वेरिएबल किसी भी मेथड के बाद में डिफाइन करा है, बाद में आपने इसकी इनिशियलाइजेशन करी है, तो उसके लिए आपको उस मेथड के अंदर, देखो इस मेथड के अंदर तो दिक्कत नहीं हो रही, आपको उसके लिए उस मेथड के अंदर उसको एक्सटर्नल डिफाइन करना पड़ेगा। जब तक आप इसके अंदर एक्सटर्न EXTERN डिफाइन करके इंट जे ऐसे आप नहीं करोगे तो आपका ये वेरिएबल समझ ही नहीं पाएगा ये आपका डिफाइंड है कि नहीं। चलाया मैंने और देखो इधर आपका ये वेरिएबल इधर मिल गया। क्लियर है ये? अगर आपका कोई मेथड, कोई भी वेरिएबल अगर आपने बाहर डिफाइन करा है किसी भी मेथड के बाद, और अगर आपको उसको यूज़ कर रहा है उस मेथड के अंदर, तो आपको उसको एज ए एक्सटर्नल डिफाइन करना पड़ेगा। वी नीड टू डिफाइन दिस, ठीक है। देखो ये देखो आई वेरिएबल बनाया, सब मेथड्स के ऊपर बनाया, इसको एक्सटर्नल लिखने की जरूरत नहीं है किसी मेथड के अंदर। अगर आप कोई वेरिएबल बीच में डिफाइन कर रहे हो और अगर आपको उसको यूज़ करना है प्रीवियस मेथड में, तो आपको दिखाना पड़ेगा उस मेथड को समझाना पड़ेगा कि ये आपका बाहर डिफाइन है। एक्सटर्न से क्या करेगा, ये आपका बाहर उसको ढूंढेगा और बाहर अगर मिल गया तो वो उसको यूज़ कर लेगा। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, इसको और लिख लो।